जय हिंद दोस्तों। एसकेज लर्निंग प्लेटफॉर्म एसएलपी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर प्रियम्बल की। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रियम्बल का टेक्स्ट कहता क्या है। फिर उसके बाद क्वेश्चन और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जिस हिसाब से उसकी इंपॉर्टेंस है और जो जो क्वेश्चन जिस तरह से आए हैं उसका थोड़ा हिंट देखेंगे। और हम इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज यूज़ की गई हैं उसके बारे में देखेंगे। ठीक है। तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का बेयर एक्ट है। बेयर एक्ट मतलब कि सिर्फ जिसके अंदर ओनली और ओनली आर्टिकल्स और जो प्रोविजंस है वो बताए गए हैं। तो प्रियम्बल कहता है क्या, एग्जैक्ट प्रोविजन क्या है प्रियम्बल का, वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो प्रियम्बल कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल सिटीजन्स। यानी स्टार्टिंग में बताया कि हम पीपल ऑफ इंडिया के तौर पर हम क्या कर रहे हैं, अपने लिए एक ऐसा इंडिया कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, एक दृढ़ संकल्प लेके हम ऐसा इंडिया कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं जो सॉवरिन होना होगा, जो सोशलिस्ट होगा, सेकुलर होगा, डेमोक्रेटिक होगा, रिपब्लिक होगा। अब इन टर्म्स के मीनिंग क्या है उसको हम देखेंगे। उससे पहले हम इसको पढ़ लेते हैं कि पूरा कहता क्या है। एंड टू सिक्योर टू ऑल सिटीजन्स, और सारे सिटीजन्स को हम देना चाहते हैं। क्या देना चाहते हैं कि हर सिटीजन के पास ये चीज़ तो होनी चाहिए, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो चाहे वो सोशल हो, सामाजिक तौर पर हो, इकोनॉमिकल हो या पॉलिटिकल हो, हर तरह की जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे बात की गई है कि हर सिटीजन को इस तरह का सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस मिलना चाहिए। उनको सिक्योर कराना, उनका काम कराना, इस तरीके से उनको प्रोवाइड करना है फैसिलिटीज़, या इस तरीके से प्रोविजन रखने हैं जिससे उनको जस्टिस मिले, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। और इन सिटीजन को क्या सिक्योर कराना है, सिक्योर करने का मतलब ये हुआ कि इन सिटीजन को ऐसा एनवायरनमेंट या ऐसी फैसिलिटीज़ या इस तरीके से हमारा पूरा देश का स्ट्रक्चर होगा जिसके अंदर ये प्रोविजन हो, जस्टिस भी हो, लिबर्टी भी हो, इक्वालिटी भी हो। तो लिबर्टी में लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप। यानी सबको अपने बात कहने की, सोचने की आज़ादी हो। एक्सप्रेशन, अपने भावों को व्यक्त करने की आज़ादी हो। बिलीफ, जो भी वो मानना चाहते हैं, जैसे किसी का किसी धर्म में बिलीफ है, किसी का किसी धर्म में है, तो जो भी उनके बिलीफ्स हैं उनको उस काम को करने की आज़ादी हो। फेथ, जो भी वो जिसके ऊपर भरोसा है। वर्शिप, जो वो पूजा करना चाहते हैं, पूजा या जो भी अपना किसी भी गॉड को वो मानना चाहते हैं। तो इस तरह की हर तरह की लिबर्टी के बारे में, आज़ादी के बारे में बात की गई है कि ऐसा हर सिटीजन को मिलना चाहिए। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, जो सब है स्टेटस के अंदर इक्वल हो। यानी ऐसा नहीं कि कोई किसी का ज़्यादा पैसा है या किसी का ज़्यादा रसूख है या किसी के पास ज़्यादा कुछ चीज़ें हैं, लैंड है, तो उससे क्या है उनको अलग कुछ डिफ्रेंशिएशन या डिस्क्रिमिनेटेड चीज़ें मिले। तो कोई भी प्रिविलेज किसी भी क्लास को नहीं बनाया जाएगा, ये बताया गया। और अपॉर्चुनिटी भी सबके लिए इक्वल होनी चाहिए, चाहे वो जॉब की अपॉर्चुनिटी हो, किसी दूसरे तरह की अपॉर्चुनिटी हो, आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी हो, एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी हो, तो इन सब के अंदर भी इक्वलिटी होनी चाहिए। ये यहाँ पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, प्रियम्बल प्रियम्बल एक बेसिकली हमारा क्या बताता है, ऑब्जेक्टिव बताता है कि इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो भी प्रोविजन होंगे उनका क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा, किन गाइडलाइंस को, किन आइडियल्स को फॉलो करके उन प्रोविजन को देखना है हमें। तो यानी हम जब कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी प्रोविजन पढ़ेंगे तो हमें उस प्रोविजन को इस तरीके से पढ़ना है कि ये जो हमारे प्रिंसिपल है, सोवेंटी, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक और सिटीजन्स के लिए जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, ये सब हमें उसके अंदर देखना है, या उन प्रोविजंस को इस तरीके से पढ़ना है कि ये सारी चीज़ें उसके अंदर हमें मिलनी चाहिए। ठीक है, यानी इनके संदर्भ में हम उनका इंटरप्रिटेशन करेंगे, उनको हम समझेंगे। एंड टू प्रमोट अमॉन्ग देम ऑल, और हम क्या करेंगे, सारे सिटीजन के अंदर क्या प्रमोट करेंगे, फेटर्निटी यानी ब्रदरहुड और भाईचारे की जो भावना है उसको हम प्रमोट करेंगे। एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। और ये जो फैटर्निटी और ये सब हम बढ़ावा देना चाह रहे हैं या हम इसको प्रमोट करेंगे, उसके साथ साथ हमें क्या एश्योर करना है, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, यानी इंडिविजुअल की जो डिग्निटी है वो भी मेंटेन रहे, और हमारे देश की जो यूनिटी और इंटीग्रिटी है ये भी मेंटेन रहे। तो ये सारे काम जो हमें करने हैं, उसको करने के साथ साथ हमें देखना है कि इंडिविजुअल की डिग्निटी जो है उस पर कोई आँच ना है, और यूनिटी जो इंटीग्रिटी है हमारे देश की, उस पर भी कोई खतरा ना हो।
इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1949। इस डेट को यानी हमने क्या कर लिया, इस प्रियम्बल को अडॉप्ट कर लिया, इनैक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, और हमने अपने आप को ये कॉन्स्टिट्यूशन दिया है। तो ये प्रियम्बल का टेक्स्ट है, मोटा मोटी ब्रीफली मैंने बता दिया है। इसमें कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट बातें वो नोट कर लीजिए। देखिए सबसे पहले तो इसमें जो इंसर्शन हुआ है, यानी पहले ये सोवरेन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक ही था। आपका 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 का आया, जिसके अंदर सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड को इस्तेमाल किया गया, यानी इसको इंसर्ट किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोशलिस्ट और सेकुलर जो वर्ड है, दोनों में से किसी का एक का भी आ सकता है, दोनों ही आ सकते हैं, कि किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इंसर्ट किया गया। तो ये 42nd है, इतना याद रखना है। 1976 जो है, ये ईयर जनरली नहीं पूछा जाता है, लेकिन आपको याद रहेगा तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, दूसरा आपको याद कैसे करेंगे कि किस सीक्वेंस में है या क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये शॉर्ट में इनका जो फर्स्ट टर्म है SSSDR, इस तरीके से आप कुछ याद कर सकते हैं, S3DR। और यहाँ पे जो जस्टिस और लिबर्टी इक्वलिटी है और बाद में फैटर्निटी है, तो JLEF इसका शॉर्ट बनता है। तो इसको आप कैसे याद रखेंगे, आपके लिए ये हिंट मैंने दे दिया है, बाकी आप इसको कुछ भी ब्रॉडर टर्म बना के याद रख सकते हैं। तो ये तो 1 2 3 4 बातें जो है ये इंपॉर्टेंट थी। उसके बाद यहाँ पे जो फैटर्निटी था, पहले यूनिटी था, इसके अंदर एंड इंटीग्रिटी, तो इंटीग्रिटी भी ऐड किया गया। पहले क्या था, रिप्लेस 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने रिप्लेस किया था यूनिटी ऑफ नेशन को, यानी पहले यूनिटी ऑफ द नेशन था, अब उसको रिप्लेस करके यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन हो गया, यानी इंटीग्रिटी को इंसर्ट किया गया है यहाँ पे। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि प्रियम्बल के अंदर इंटीग्रिटी को कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इंसर्ट किया गया था। ठीक है, ये डेट भी पूछी जा सकती है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन उसको कब अडॉप्ट किया गया था। तो ये 26 नवंबर 1949, और इसी दिन जो है ये प्रियम्बल भी हमने अडॉप्ट कर लिया था। तो ये आपका मोटा मोटा जो है प्रियम्बल ये बता दिया। अब हम क्या करेंगे, इसके जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, सॉवरेन का मतलब क्या होता है, सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है, सेकुलर का मतलब क्या होता है, डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है, रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फैटर्निटी, इन सब का मतलब क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए इन बातों को हम देख लेते हैं एक बारी। तो पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन टाइप का हम प्रियम्बल का देख लेते हैं। तो ये इसका काम क्या है, प्रियम्बल किस लिए यूजफुल है। देखिए प्रियम्बल जो है एक आपका गाइडिंग प्रिंसिपल्स है। गाइडिंग प्रिंसिपल्स का मतलब जब भी आप कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविजन का इंटरप्रिटेशन करेंगे, यानी इनफैक्ट कोड करेगा, तो कोड जब भी किसी आर्टिकल का अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं और किसी प्रोविजन का इंटरप्रिटेशन करता है, तो इन प्रोविजंस को या इन आइडियल्स को जो हमारे प्रियम्बल में दिया हुआ है, इनको फॉलो करता है। ठीक है, तो ये एक तरीके से क्या है, आइडियल्स है, गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, वैल्यूज हैं, और जिनको हमें फॉलो करना है अपने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो इट इज द प्रीफेस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज रेफर्ड टू बाय द कोर्ट व्हाइल इंटरप्रेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस को इंटरप्रिटेशन के लिए कोर्ट जो है इससे इस्तेमाल करता है। और दूसरा ये प्रीफेस है। प्रीफेस का मतलब क्या होता है कि जब जैसे कोई बुक होती है, उसके पीछे एक स्टार्टिंग में लिखा होता है कि ये बुक ये चीज़ें बताएगा और इसके अंदर ये चीज़ें निहित होंगी या इसके अंदर दी गई होंगी। तो एक तरीके से मोटा मोटी जो प्रिंसिपल है, हमारा प्रियम्बल है, वो बताता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ये जो प्रोविजंस हैं, इनको फॉलो करते हुए हम इन आर्टिकल्स को बना रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली बताता है कि ये गाइडिंग प्रिंसिपल है जिनको फॉलो करके आगे जो है प्रोविजंस, आर्टिकल्स डाले गए हैं। तो इसलिए ये प्रीफेस है कॉन्स्टिट्यूशन का। The objective sought to be achieved by the constitution is declared in the terms of preamble। तो जो ऑब्जेक्टिव हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से लेना चाहते हैं, उसी को डिक्लेयर किया गया है प्रियम्बल के अंदर। ठीक है, प्रियम्बल बताता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे। तो जैसे सॉवरेंटी हो गया, रिपब्लिक हो गया, तो ये बता रहा है कि हमारा देश जो है इस तरीके से बना जाएगा कि सॉवरेन होगा, रिपब्लिक होगा, डेमोक्रेटिक होगा। उसके अंदर वैल्यूज़ कौन कौन से होंगे, तो वैल्यूज़ का मतलब जस्टिस, इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, ये सारी चीज़ें भी हमारे प्रोविजन के अंदर निहित होगी या उनसे उजागर होगा या दिखेगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट जो है प्रियम्बल हमारा है। The preamble of Indian Constitution constitute the philosophy upon which the whole constitutional structure is based।
तो बेसिकली ये फिलॉसफी, गाइडिंग प्रिंसिपल्स या कह लो वो वैल्यूज है जिसके ऊपर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड है, उसके बारे में बताता है। इन शॉर्ट इट कंटेन्स द आइडियाज एंड एस्पिरेशन ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। तो पीपल ऑफ इंडिया के आइडियाज और एस्पिरेशन क्या है, या हमारे जो जिन्हें जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने हमारे देश के लिए क्या सोचा था कि किस तरीके से हमारा देश होना चाहिए, उसके अंदर क्या क्या वैल्यूज और क्या क्या आइडियाज या क्या क्या फिलॉसफी के बेस पे ये कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन होने चाहिए, ये बताता है। तो हमने अभी प्रियम्बल देखा था, प्रियम्बल के अंदर दो पार्ट थे। एक पार्ट था जिसके अंदर सॉवरेंटी, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी और रिपब्लिकन के बारे में बताया गया था, यानी कि ये तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर रहेंगे ही रहेंगे, या हमारे देश के कह सकते हैं एक तरह से फीचर रहेंगे रहेंगे। जो सेकंड पार्ट था, सेकंड पार्ट के अंदर क्या बताया गया था, वैल्यूज के बारे में बताया गया कि किन किन वैल्यूज को हमारे सिटीजन के लिए सिक्योर करना है, उनको क्या क्या वैल्यूज जो हमें प्रोवाइड करवानी है। तो उसके अंदर जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सब बताया गया था। तो जस्टिस तीन तरह की थी, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। लिबर्टी थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप। और इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड स्टेटस भी बोला गया था, ठीक है। और फ्रेटर्निटी क्या बोला था कि एक तो डिग्निटी इंडिविजुअल की को ध्यान में रखा जाएगा, एश्योर किया जाएगा, और यूनिटी और इंटीग्रिटी जो है नेशन की, उसको भी ध्यान में रख के काम किया जाएगा, या फ्रेटर्निटी को इम्प्रूव किया जाएगा या एश्योर किया जाएगा, ठीक है। However, the preamble is neither the source of power nor a prohibition upon the power of legislation। यानी जो प्रियम्बल एक तरीके से गाइडिंग प्रिंसिपल तो है, लेकिन ये जो है किसी सोर्स नहीं है पावर का। सोर्स नहीं पावर का मतलब यानी यहाँ से आप प्रोविजन डिराइव करके कोई चीज़ जो है नहीं बना सकते, या इसको आप इन्फोर्स नहीं कर सकते कोर्ट के अंदर, ठीक है। ये बात है, ये सिर्फ जो आगे प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, मेन आर्टिकल 1 से जो स्टार्ट होगा वहां पे जो भी प्रोविजन है उनके लिए गाइडिंग प्रिंसिपल है। प्रियम्बल को आप एज इट इज इन्फोर्स नहीं करा सकते कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर, तो ये सोर्स ऑफ पावर नहीं है। नॉर ए प्रोहिबिशन अपॉन द पावर ऑफ लेजिस्लेचर। और लेजिस्लेचर जो है इसके अलावा भी चीज़ों को बना सकता है। तो जैसे कि मैंने भी बता ही दिया कि नॉट इन्फोर्सिबल इन कोर्ट ऑफ लॉ, प्रियम्बल जो है वो कोर्ट ऑफ लॉ में जाके आप इन्फोर्स नहीं करा सकते, तो ये नॉट इन्फोर्सिबल है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात की, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, तो इसलिए ये आपको अच्छी तरह से समझ में आने चाहिए। तो सबसे पहला जो टर्म यूज़ किया गया था वो था सॉवरेंटी। सॉवरेंटी का मतलब क्या होता है कि सॉवरेंटी का मतलब ये है कि जो इंडिया है वो किसी भी तरीके के बाहर और अंदरूनी किसी भी तरीके के इन्फ्लुएंस से जो है नहीं चलेगा, यानी वो इंडिपेंडेंट है, कोई भी इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर उसके ऊपर नहीं रहेगा। तो इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर का मतलब ये है कि इंडिया एज ए कंट्री, एज ए स्टेट, हम कंट्री के लिए स्टेट वर्ड भी यूज़ करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आर्टिकल 12 जो है स्टेट को डिफाइन करता है, तो स्टेट का मतलब जो भी गवर्नमेंट की पावर को एग्जीक्यूट करता है, या जो भी गवर्नमेंट के बिहाफ पे काम कर रहा है, उसके ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस है। तो ये सारी बातें जो स्टेट के डेफिनेशन में आती है। तो जो एक स्टेट होता है, राज्य होता है हमारे कंट्री के अंदर, जैसे कि गुजरात है और भी चीज राज्य है, तो इस तरीके से इन वो स्टेट की डेफिनेशन, और स्टेट यहाँ पे जो है कभी कभार हम इंडिया को भी एज ए स्टेट ही बोलते हैं, तो इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो सॉवरेंटी का मतलब आपको समझाया कि सुप्रीम और इंडिपेंडेंट। इंडिया जो है अपने आप में सुप्रीम है और इंडिपेंडेंट है, इसके ऊपर बाहर की किसी भी कंट्री का कोई इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा, इसके अपने इंटरनल गवर्नेंस के ऊपर और हर चीज़ के ऊपर जो है ये इंडिपेंडेंट है, और कोई भी बाहर की शक्तियों का या बाहर की कंट्रियों का कोई इन्फ्लुएंस इसके ऊपर नहीं रहेगा। तो इंडिया इज सोवरेन मीन्स, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंटरनली और एक्सटर्नली फ्री फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ एनी फॉरेन पावर। तो किसी भी फॉरेन पावर का कोई कंट्रोल हमारे ऊपर, इंडिया के ऊपर नहीं है। नीदर ए डिपेंडेंट नॉर ए डोमिनियन ऑफ एनी अदर नेशन। जैसे कि पहले क्या था, जो इंडिया था वो ब्रिटिश का एक तरह से डोमिनियन था, यानी उसका एक पार्ट था। लेकिन अब क्या ये इंडिपेंडेंट है, और ना ही ये किसी पे डिपेंडेंट है, ना ही किसी का ये डोमिनियन है। इज एन इंडिपेंडेंट स्टेट। इंडिपेंडेंट स्टेट का मतलब, यहाँ पे स्टेट का मतलब कंट्री से है, कि इंडिया जो है अब एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, और इसके ऊपर किसी का भी कोई दबाव नहीं है, ये अपने जो फैसले है वो खुद लेता है, चाहे वो अंदरूनी हो या बाहर किसी टेरिटरी से रिलेटेड हो। इट देयर इज नो अथॉरिटी अबव इट। इंडिया के ऊपर कोई अथॉरिटी ऊपर नहीं है, वो अपने आप में फ्री है। एंड इज फ्री टू कंडक्ट इट्स ओन अफेयर्स बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो बाहर किसी से बातचीत करनी है, बाहर किसी के साथ कुछ रिलेशन रखना है किसी दूसरी कंट्री के साथ, उसके बारे में भी कोई इंडिया को गाइड नहीं करेगा। इंडिया अपने आप
अंदरूनी मामले जो भी अपने इंडिया को कैसे चलाना है, कैसे गवर्नेंस होगी, कैसे पार्लियामेंट में क्या काम होगा, कौन जो ऑर्गन है वो क्या काम करेगा, तो इस तरह की सारी बातें कि वो करने के लिए खुद सक्षम है और खुद फ्री है। इसके ऊपर किसी का भी कोई इंटरफेरेंस नहीं रहेगा। और ऐसी तरह से बाहर किसी कंट्री के साथ कैसे रिलेशन रखने हैं, कहाँ पे जाना है, क्या कहाँ कहाँ पे क्या काम होना है, तो ये इसके ऊपर भी किसी का कंट्रोल नहीं है। और इंडिया जो है वो सोविन है, यानी इंडिपेंडेंट है, सुप्रीम है। हैज़ ए फ्री गवर्नमेंट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। दूसरा सोवेरेंटी का मतलब ये भी है कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट बनेगी उसको उसके लोग ही इलेक्ट करेंगे, चाहे वो कंट्री लेवल पे हो, जैसे कि पार्लियामेंट हो गया, स्टेट लेजिस्लेचर हो या लोकल बॉडीज हो, जहाँ पे भी है वहाँ पे गवर्नमेंट गवर्नमेंट जो बनाई जाएगी या बॉडी जो बनाई जाएगी या लेजिस्लेचर जो बनाया जाएगा वो पीपल यानी यहाँ के सिटीजन द्वारा ही इलेक्टेड होगा। एंड मेक लॉज दैट गवर्न द पीपल, यानी लोग ही इलेक्ट करेंगे अपने रिप्रेजेंटेटिव को और वो उनके द्वारा ही गवर्न होंगे, बाहर का कोई इंटरफेरेंस नहीं रहेगा। पावर टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव इन इलेक्शन हेल्ड फॉर पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, लोकल बॉडीज एज वेल। तो जैसे कि मैंने बता दिया कि पावर किसके पास रहेगी, इंडिया के अंदर उसके सिटीजन्स के पास ही पावर रहेगी, और वो इलेक्ट करके अपने रिप्रेजेंटेटिव को पार्लियामेंट भेज सकते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर भेज सकते हैं, लोकल बॉडीज में भी उनका रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है, और वही जो है ये सारे ऑर्गन्स को चलाएंगे। Being a sovereign state, India can either acquire a foreign territory or cede a part of its territory in favor of a foreign state। और कभी जरूरत पड़े तो, क्योंकि ये सोवरेन स्टेट है, सोवरेन का मतलब इंडिपेंडेंट है और खुद ही सुप्रीम है, तो किसी पार्ट को, किसी टेरिटरी को अगर एक्वायर करना है तो उसके लिए भी वो इंडिपेंडेंट है, और अपना कोई हिस्सा किसी को देना है दूसरी कंट्री को तो उसके लिए भी वो खुद जो है सफिशिएंट है, खुद ही कैपेबल है, उसको किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। इसमें फिर एक दो बातें जो अराइज होती हैं इसमें कि इंडिया अभी भी जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज का, कॉमनवेल्थ नेशन का एक मेंबर है। तो कॉमनवेल्थ के मेंबर का यानी ये ब्रिटिशर्स के अंडर था, जो उनके एक्वायर्ड नेशंस थे, उसका जो है इंडिया पार्ट था। तो ये जो एक्सेप्टेंस था कि उसका मेंबर बना रहेगा कॉमनवेल्थ नेशन का, तो इससे किसी भी तरह से इंडिया की सॉवरेनिटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि बीइंग ए मेंबर भी उसके अपनी इच्छा से बना है। और दूसरा, क्योंकि वो मेंबर होने की वजह से उसके ऊपर कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, और मेंबर होने के बावजूद भी वो सुप्रीम है और इंडिपेंडेंट है, इसलिए ये चीज़ जो है इसके सॉवरेनिटी के स्टेटस पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं डालता। यानी बीइंग ए कॉमनवेल्थ नेशन, इंडिया को कोई इम्पैक्ट नहीं है उसकी सॉवरेनिटी पे। फर्दर, इंडिया क्योंकि मेंबर है यूएनओ का, तो इससे भी इसकी सॉवरेनिटी पे कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है, और कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता इसकी सॉवरेनिटी पे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक्सेप्शन जो होते हैं जनरली पूछ लिया जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर अगला जो टर्म यूज किया गया हमारे प्रियम्बल के अंदर वो है सोशलिस्ट। तो सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है? सोशलिस्ट का मतलब होता है कि यानी सोशल और इकोनॉमिक दोनों तरह की इक्वालिटी। ठीक है, सोशल इक्वालिटी का मतलब कि किसी तरीके का भी जो भी सोशल स्टेटस है उसके बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। सोशल स्टेटस में हम कह सकते हैं यानी कास्ट हो गया, कलर हो गया, क्रीड हो गया, सेक्स हो गया, रिलीजन हो गया, लैंग्वेज हो गया। इक्वल स्टेटस यानी सबको मिलेगी, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, चाहे उसका सोशल स्टेटस कुछ भी हो, ये वो किसी भी कलर का हो, किसी भी जाति, धर्म, लैंग्वेज या कोई भी हो, उस तरह से उस पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं रहेगा। तो सोशलिस्ट का मतलब एक तो टर्म ये हो गया। दूसरा, सोशलिस्ट का मतलब कि इकोनॉमिक इक्वालिटी भी होगी। इकोनॉमिक इक्वालिटी का मतलब ये कि हर ये जो इनकम है, इनकम को एक तरीके से इस तरीके से रेगुलेट किया जाएगा ताकि जो है लोगों के बीच में, अमीर और गरीब के अंदर जो फासला है वो ज़्यादा बढ़े ना, उनके बीच में एक इक्वालिटी रहे। तो स्टेट का काम ये रहेगा या उसका एफर्ट्स ये रहेंगे, स्टेट विल इंडिवेट टू मेक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ मोर इक्विटेबल। मोर इक्विटेबल का मतलब ये कि ऐसा नहीं कि अमीर अमीर बनता जाए और गरीब जो है वो गरीब होता जाए। अमीर को इस तरीके से, यानी हमें टैक्स, जैसे टैक्स सिस्टम है वो भी इकोनॉमिक इक्वालिटी का एक एग्जाम्पल है। तो वहाँ पे टैक्स सिस्टम में जो ज़्यादा इनकम है जिनकी, उनको ज़्यादा टैक्स दिया लिया जाता है उनसे, और जो छोटे हैं उनके कहीं पे एग्जाम्पशन है और कहीं पे कम टैक्स लिया जाता है। तो ये इस तरीके से इकोनॉमिक इक्वालिटी लाने की कोशिश सरकार की रहती है। एंड प्रोवाइड ए डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर ऑल, और सभी को एक डिसेंट जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रोवाइड करना, ये भी इकोनॉमिक इक्वालिटी का एक फीचर है, उसका ही एक लक्षण है। एम्फोसिस ऑन ए कमिटमेंट टुवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ ए वेलफेयर स्टेट। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंडिया जो है एक तरीके से वेलफेयर स्टेट है, यानी ऐसा नहीं है कि अगर
जैसे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है तो पुअर को फ्री ऑफ कॉस्ट भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है। यानी सबका वेलफेयर देखना ही स्टेट का काम है। ये प्रॉफिट मेकिंग बॉडी नहीं है कि वो प्रॉफिट के तौर पर सब चीज़ों को देखेगा। ठीक है, तो ये दोनों सोशल इक्वालिटी और इकोनॉमिक इक्वालिटी ये सोशलिस्ट होने का ही एक पार्ट है। दूसरा हम ये कह सकते हैं कि ये जो सोशलिस्ट का मतलब कि मिक्स्ड इकोनॉमी होगी। मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब यहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट दोनों जो है एग्जिस्ट कर पाएंगे और साथ के साथ डेवलप हो पाएंगे। तो जैसा कि हमने अभी डिस्कस कर ही लिया था कि सोशलिस्ट वर्ड जो था वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन 42nd अमेंडमेंट से इंसर्ट हुआ था। तो इस सोशलिस्ट और सेकुलर जो प्रोविजन है ये आपको ध्यान में रखना है, इसी को यहाँ पे मेंशन भी किया गया है। सेकुलर भी आपका 42nd अमेंडमेंट से आया था, तो ये भी आपको ध्यान रख लेना है। तो सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है? सेकुलरिज्म का मतलब यहाँ पे ये है कि स्टेट का अपना कोई रिलीजन नहीं होगा, ना ही वो किसी रिलीजन को फेवर करेगा। उसके लिए सारे रिलीजन इक्वल हैं, सारे रिलीजन को वो प्रोटेक्ट करेगा। तो ये इस तरीके का जो कंसेप्ट होता है हमारे इंडिया के अंदर, इसको पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म कहा जाता है। जब कंट्री अपने आप को रिलीजन से बिल्कुल अलग कर ले और सबको इक्वल प्रोवाइड करे राइट, तो उसको हम कहते हैं पॉजिटिव। लेकिन अगर अपने आप को अलग करने के बाद किसी को भी कुछ ना कहे तो वो उसको नेगेटिव कंसेप्ट बोला जाता है, जो कि वेस्ट के अंदर है। तो ये भी बात देख लेते हैं एक बारी। तो सेकुलरिज्म इन इंडिया मीन्स द स्टेट शैल रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन इक्वली। ठीक है, हर रिलीजन को इक्वली रिस्पेक्ट करेगा। तो हर रिलीजन से अपने आप को अलग कर लेना और हर रिलीजन की रिस्पेक्ट करना, ये दोनों ही डिफरेंट बातें हैं। हर रिलीजन की रिस्पेक्ट करना ये पॉजिटिव चीज़ है कि आप सबको ही इक्वल मानोगे, सबको रिस्पेक्ट करोगे, सबको सपोर्ट करोगे। सपोर्ट मतलब इनसे उनके डेवलपमेंट में कोई सरकार की तरफ से कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं रहेगा। जबकि अगर स्टेट अपने आप को बोले कि नहीं आपका मामला है और आप अपने रीजन को देखो कैसे करना है, कैसे प्रमोट करना है, हमारा कोई रोल नहीं है, तो वो एक नेगेटिव कंसेप्ट बोला जाएगा। उसमें भी स्टेट ने अपने आप को क्या किया, किसी भी तरीके से रिलीजन से अपने आप को एसोसिएट नहीं किया। लेकिन वो नेगेटिव कंसेप्ट इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आप किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे हो। जबकि हमारे इंडिया के अंदर एक पॉजिटिव कंसेप्ट है जिसके अंदर हम सपोर्ट कर रहे हैं। यानी सारे जो धर्म है अपना इंडिपेंडेंटली अपना अपना काम करें, जो उनको प्रीच करना है, जिसको फॉलो करना है वो फॉलो करते रहें। स्टेट की तरफ से कोई इंटरफेरेंस नहीं है, और इंटरफेरेंस नहीं होने के साथ साथ वो सबको इक्वली रिस्पेक्ट कर रहा है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दे रहा है अपने आप को फॉलो करने के लिए। तो इस तरीके से जो थोड़ा एक पॉजिटिव वाली चीज़ होती है उसको हम पॉजिटिव कंसेप्ट बोलते हैं। The state shall respect all religion equally and there will be no special provision for any religion. State will give religious freedom and right to worship to according to one's choice. तो एक तो रिलीजियस फ्रीडम दे दिया कि भाई जो रिलीजन आपको फॉलो करना है आप फॉलो करो, हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। और राइट टू वर्शिप भी दे दिया, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जो भी आप वर्शिप करना चाहते हो, जिसको भी करना चाहते हो अपने आप करो। ठीक है, इंडिया देयरफॉर डज नॉट हैव एनी ऑफिशियल स्टेट रिलीजन। तो हमारे स्टेट का कोई जो यानी कंट्री का कोई अपना ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। हम सबको सपोर्ट करते हैं, सबके इक्वल ही को सपोर्ट करते हैं और उसको डेवलपमेंट के लिए बोलते हैं कि आप कर सकते हो, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ये प्रोवाइड करता है। द गवर्नमेंट मस्ट नॉट फेवर और डिस्क्रिमिनेट एनी अगेंस्ट एनी रिलीजन। तो गवर्नमेंट का यहाँ पे ड्यूटी है कि वो किसी को भी डिस्क्रिमिनेट ना करें और किसी को भी फेवर ना करें। इट मस्ट ट्रीट ऑल रिलीजन विद इक्वल रिस्पेक्ट। ऑल सिटीजन irrespective of their religious belief are equal in the eyes of law. No religious instruction is imparted in government school. और गवर्नमेंट स्कूल के अंदर भी कोई रिलीजियस जो है चीज़ें नहीं बताई जाती है, इंस्ट्रक्शन नहीं दी जाते हैं। तो ये मतलब कि जो स्टेट है वो सबको ही इक्वली सपोर्ट कर रहा है। और ये इंसर्ट हो गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से, ये हमने बात कर लिया। पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म है ये, तो ये भी बात कर लिया हमने कि ऑल रिलीजन इन द कंट्री इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर स्ट्रेंथ हैव द सेम स्टेटस एंड सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट। यानी जो स्टेट है चाहे वो किसी की स्ट्रेंथ कम है, यानी स्ट्रेंथ कम मतलब कि कोई जैसे कोई रिलीजन कम लोग हैं उसके अंदर, माइनॉरिटीज़ में है, तो उनको भी इक्वल सपोर्ट है, उनको भी इक्वल स्टेटस दिया गया है, वो भी अपनी चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं, रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कोई भेदभाव नहीं है कि कोई स्ट्रेंथ में कम हो तो उसको ज़्यादा तवज्जो मिलेगी या कोई ज़्यादा हो तो तवज्जो मिलेगी। सबको इक्वल ही रिस्पेक्ट दिया गया है और इक्वल ही सबको सपोर्ट दिया गया है स्टेट के द्वारा। आपका जो वेस्ट है उसके अंदर जो है वो नेगेटिव कंसेप्ट है सेकुलरिज्म का, जहाँ पे कंप्लीट सेपरेशन है स्टेट और रिलीजन का। यानी स्टेट उनके मामले में कुछ बोलेगा ही नहीं, सपोर्ट करने की बात और इक्वल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी देने की तो बात ही अलग है।
ठीक है, तो इसलिए वहाँ पे बाहर जो वेस्ट है उसके अंदर नेगेटिव कंसेप्ट है सेकुलरिज्म का। तो ये आपका सेकंड फीचर है जो हमारा प्रीएम्बल जो है जिसको बताता है कि इस आइडियल को हमें फॉलो करना है। अगला है डेमोक्रेटिक। तो डेमोक्रेटिक का मतलब जब हमारा प्रीएम्बल स्टार्ट होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया और खत्म होता है कि गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका मतलब ये है कि हम एज ए पीपल ऑफ इंडिया खुद ही अपने लिए अपने आप को गवर्न करने के लिए ये चीज़ें अडॉप्ट कर रहे हैं और इसी को डेमोक्रेटिक स्पिरिट बोला जाता है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इन्वॉल्व है। द डेमोक्रेटिक पॉलिटी स्टिपुलेट्स इन प्रीएम्बल इज बेस्ड ऑन द डॉक्ट्रिन ऑफ सोवेरेंटी। और ये डॉक्ट्रिन ऑफ सोवेरेंटी पे क्यों बेस्ड है? क्योंकि सोवेरेंटी ये बोलता है कि हम फ्री हैं, हम सुप्रीम हैं, हम इंडिपेंडेंट हैं। इसका मतलब कि हमारे लोग, हमारे देश के लोग ही अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करके भेजेंगे और उन्हीं के द्वारा हम गवर्न होंगे, क्योंकि हम बाहर किसी भी तरीके के इन्फ्लुएंस से नहीं गवर्न होते हैं। तो यानी यहाँ के लोग ही अपने आप को गवर्न करेंगे अपने द्वारा। तो जिससे कहते हैं वी फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। ठीक है, तो डॉक्ट्रिन ऑफ सोवेरेंटी पे बेस्ड है, पोजेशन ऑफ सुप्रीम पावर बाय द पीपल। तो सोवेरेंटी का मतलब हमने पढ़ लिया था कि ये क्या होता है कि पीपल के अंदर ही सुप्रीम पावर है, बाहर किसी से पावर हमारे इंडिया को गवर्न करने के लिए या डिक्टेट करने के लिए नहीं है। हम किसी से भी डिक्टेट नहीं होते, हम सुप्रीम है, इंडिपेंडेंट है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। तो हमारी जो डेमोक्रेसी है वो किस तरह की है? रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को सेलेक्ट करते हैं। और पार्लियामेंट्री क्यों? क्योंकि ये प्रेसिडेंशियल नहीं है, जैसे कि यूएसए में उसमें प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी है, हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री है कि पार्लियामेंट होता है, वो चीज़ों को करता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसलिए हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है। तो हमारे इंडिया में क्या है? रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी अंडर विच एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर फॉर ऑल द पॉलिसीज एंड एक्शन। तो यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव होता है वो लेजिस्लेचर के लिए जवाबदेह होता है और सारे पॉलिसी और एक्शन को वो इम्प्लीमेंट करता है। तो ये मैंने शॉर्ट में यहाँ पे ये भी बता दिया कि इन एन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी द रिप्रेजेंटेटिव आर इलेक्टेड बाय। तो जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है उसको इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी भी कहते हैं, क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं, अपने में से ही किसी रिप्रेजेंटेटिव को इनडायरेक्टली इलेक्ट करके उसको पार्लियामेंट में भेज रहे हैं। ठीक है, और वो क्या कर रहा है? वो इनडायरेक्टली क्या है, सारे कामों को कर रहा है। तो लोगों का रिप्रेजेंटेटिव इनडायरेक्टली वहां पे जाके काम कर रहा है, यानी लोग खुद नहीं जा रहे, डायरेक्टली नहीं कर रहे, वो इनडायरेक्टली अपने रिप्रेजेंटेटिव से काम करा रहे हैं। तो इसलिए इसे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी भी बोला जाता है। हु कैरी द गवर्नमेंट एंड मेक्स द लॉ। द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी आल्सो ऑफ टू टाइप्स। तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी दो तरह की है, मैंने बता दिया। पार्लियामेंट्री होता है, एक प्रेसिडेंशियल होता है। प्रेसिडेंशियल जैसे कि यूएसए में, हमारे यहाँ क्या है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है। इसका एक और फीचर डेमोक्रेसी का क्या है कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी होगा। तो ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज हमने लास्ट सेशन में भी पढ़ा था। इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी पर्सन, सिटीजन यहाँ पे इंडिया के अंदर जो 18 साल का हो गया है, ठीक है, उसका राइट टू वोट है। यानी उसके कलर, कास्ट, सेक्स, इस तरह की किसी भी चीज़ के उस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये भी डेमोक्रेसी का एक फीचर है। पीरियोडिक इलेक्शंस। पीरियोडिक यानी हर 5 साल बाद या जितने भी टाइम के लिए फिक्स किया गया उतने साल बाद जो है वो इलेक्शंस किए जाएंगे। रूल ऑफ लॉ। जो भी चीज़ें प्रोसीजर फॉलो की जाएंगी वो लॉ के अकॉर्डिंग की जाएगी। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। तो जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट रहेगा, ये भी इस डेमोक्रेसी का फीचर है। एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ मैनिफेस्टेशन ऑफ। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन जो है वो नहीं होगा, ये भी डेमोक्रेसी का एक कैरेक्टर है या एक फीचर है। ठीक है, तो डेमोक्रेसी का मतलब यानी कि सबको अपनी बात कहने की आज़ादी और ये सब चीज़ें जो भी, ये भी इंक्लूड हो जाती है। तो एक चीज़ आपके माइंड में आ रही होगी, जैसे कि डेमोक्रेसी है, सेकुलर है, सोवेरेन है, क्या ये अपने आप में अलग अलग चीज़ें हैं कि क्या ये ओवरलैप करती हैं कहीं पे? क्या यानी अगर हम बोले कि डेमोक्रेटिक होने के लिए क्या किसी को सेकुलर होना जरूरी है, या सेकुलर होने के लिए किसी को क्या डेमोक्रेटिक होना जरूरी है? तो अगर आप गौर से देखेंगे तो ये जो सारे वर्ड हैं, ये जो सारे आइडियल्स हैं, ये सारे ये फिलॉसफीज हैं, ये अपने आप में अलग अलग नहीं है, ये कहीं ना कहीं ओवरलैप करते हैं। तो सेकुलर कोई कब तक कैसे होगा? जब तक वो डेमोक्रेटिक नहीं होगा, यानी आप डिस्क्रिमिनेशन को नहीं छोड़ देंगे।
तो इसीलिए ये जो सारे पॉइंट हैं या सारे वर्ड्स हैं या टर्म्स हैं, ये अपने आप में ओवरलैप करते हैं। अब सोशल इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, तो इसमें इक्वालिटी भी तो वर्ड आ ही रहा है, तो डिस्क्रिमिनेशन भी वर्ड आ रहा है। और जहाँ की आपका डेमोक्रेसी वो ये बोलता है कि डेमोक्रेसी में आप किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब कि इन प्रिंसिपल्स के अपने कुछ यूनिक फीचर हैं, लेकिन उसके अलावा बाकी फीचर के साथ भी ये कहीं ना कहीं ओवरलैप करता है। और ये आप ऐसा नहीं बोल सकते कि डेमोक्रेसी एक अलग चीज़ है और सेक्युलरिटी एक अलग चीज़ है। कहीं ना कहीं उसका कुछ पोर्शन जो है आपस में ओवरलैप करता है। तो इसलिए ये बात जो है आपके माइंड में अगर आ रही हुई, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये टर्म्स अपने आप में सारे डिफरेंट हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका कुछ फीचर या उनका कुछ पोर्शन जो है वो अपने आप जो है ओवरलैप करता है किसी दूसरे फीचर से। ठीक है। The term democratic used in preamble is in broader sense, embracing not the political democracy but also social and economic democracy. तो ये जो डेमोक्रेटिक वर्ड यूज़ किया गया है या डेमोक्रेसी वर्ड यूज़ किया गया है, ये ब्रॉडर सेंस में दिया गया है, ना ही सिर्फ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात करता है। पॉलिटिकल तो ये आपका ये होगा कि गवर्नेंस से रिलेटेड, जैसे कि हमने अभी बात की कि हमारे जो है यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। दूसरा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज हो गया, इलेक्शन हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो है आपका, ये आपका पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के अंदर आ गया। सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी भी यहाँ पे हमारे देश के अंदर है। यानी सोशल डेमोक्रेसी को किस तरीके से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने डिफाइन किया है, मीन्स ए वे ऑफ लाइफ विच रिकॉग्नाइजेस लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो इक्वलिटी और लिबर्टी और फ्रेटर्निटी ये भी सोशल डेमोक्रेसी का पार्ट है। यानी किसी को हम अगर डेमोक्रेटिक बनाना चाहते हैं अपनी कंट्री को ट्रूली, तो उसके अंदर ये सब चीज़ें भी होनी चाहिए, लिबर्टी होनी चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए, फ्रेटर्निटी होनी चाहिए लोगों के बीच में। तो ये जो है इसका पार्ट है सोशल डेमोक्रेसी का। और जो कि आपको पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये सारी चीज़ें दी ही गई है। तो डेमोक्रेसी हमारे यहाँ पे प्रियम्बल के अंदर या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक ब्रॉडर सेंस में बताया गया, और इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्रोविजंस हैं, इन सब चीज़ों को इंश्योर करते हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी को। ठीक है। तो अगली जो बात है वो है हमारी टर्म रिपब्लिक के बारे में। यानी रिपब्लिक अगर इंडिया है तो उसका क्या मतलब है यार, हम कॉन्स्टिट्यूशन अगर रिपब्लिक होने का के लिए इंडिकेशन देता है तो उसका क्या मतलब है। द टर्म रिपब्लिक इंडिकेट दैट द हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर ए फिक्स टेन्योर। तो रिपब्लिक होने का जो सबसे पहला फीचर है वो कहता है कि जो भी उस कंट्री का हेड होगा वो इलेक्टेड होगा, लोगों के द्वारा इलेक्टेड होगा, फिक्स टर्म के लिए होगा, चाहे वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है वो इलेक्ट हो रहा हो। तो हमारे इंडिया के अंदर क्या है, इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। तो लाइक द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली फॉर ए फिक्स पीरियड ऑफ 5 years एंड इज ओपन टू ऑल सिटीजन्स। इसका मतलब यहाँ पे कोई भी सिटीजन, रिपब्लिक होने का दूसरा मतलब ये है कि कोई भी सिटीजन जो है वो यहाँ पे हेड हो सकता है। लेकिन आपने मोनार्की देखा है, जैसे ब्रिटेन के अंदर होता है, तो मोनार्की के अंदर क्या होता है, वहाँ पे हेरिडिटरी यानी वंशवाद के टाइप है। यानी पहले उसी ही वंश का बंदा जो है वहाँ पे किंग बनेगा या क्वीन बनेगा, और फिर उसके बाद जो उसके वंश में आगे आएगा फिर उसको बना दिया जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें हमारे इंडिया के अंदर नहीं है, ये रिपब्लिक है। तो ये मोनार्की इसका जो अपोजिट है या एंटोनिम है वो कहाँ पे होता है, वो ब्रिटेन के अंदर होता है, जहाँ पे द हेड ऑफ द स्टेट इज अपॉइंटेड ऑन हेरिडिटरी बेसिस फॉर ए लाइफ टाइम। पूरे वहाँ पे लाइफ टाइम के लिए होता है ब्रिटेन के अंदर, और वो जब तक अपनी सीट को, गद्दी को नहीं छोड़ देता तब तक दूसरा नहीं बनाया जाता। जबकि हमारे इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है। हमारा कोई भी सिटीजन जो है प्रेसिडेंट बन सकता है, वो फिक्स टर्म के लिए बनता है। अगर वो सारी कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है तो वो प्रेसिडेंट बन सकता है। इसी को रिपब्लिक फीचर बोलते हैं। इट ऑल्सो मीन्स, इसका और मीनिंग क्या होता है, पॉलिटिकल सोवरेंटी इन द पीपल। यानी लोगों के अंदर जो है वो सुप्रीम पावर लाई करेगी, नॉट इन ए सिंगल इंडिविजुअल। किसी सिंगल इंडिविजुअल के अंदर पूरी पावर नहीं है, जैसे कि मोनार्की के अंदर ब्रिटेन के अंदर होता है। ठीक है, यहाँ पे नहीं है ऐसा। द अब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज क्लास, और यहाँ पे कोई प्रिविलेज क्लास भी नहीं होगा। यानी जितने भी पब्लिक ऑफिस है वहाँ पे कोई भी उस ऑफिस को होल्ड कर सकता है, अगर वो सारी कंडीशंस को फुलफिल करता है उस ऑफिस को होल्ड करने के लिए। यानी हर एक सिटीजन जो है वो उस पब्लिक ऑफिस को होल्ड कर सकता है, और उसके अगेंस्ट कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी अगर वो रिक्विजाइट क्राइटेरिया जो भी उस पोस्ट का उसको फुलफिल करता है। ठीक है। तो ये बात है रिपब्लिक की। इसके बाद ये तो इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने पढ़ ली, आपका सोवेंटी हो गया, उसका सेकुलरिटी हो गया,
सोशलिस्ट हो गया, रिपब्लिक हो गया, डेमोक्रेटिक हो गया। ठीक है, ये तो हमारे मेन ब्रॉडर फीचर जो है वो हमने पढ़ लिए। इसके बाद जो वैल्यूज़ दी गई थी सेकंड पार्ट के अंदर, प्रियम्बल के अंदर, वो भी देख लेते हैं। जस्टिस, तो जस्टिस का मतलब आपको पता है कि न्याय होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे प्रियम्बल के अंदर जस्टिस किस तरह की बताई गई है? आपका सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस, तीनों तरीके की बताई गई है। तो सोशल जस्टिस का क्या मीनिंग हो सकता है? सोशल जस्टिस का मतलब कि यानी इक्वल ट्रीटमेंट, यानी सामाजिक तौर पर आप सबको एक बराबर देखेंगे। कोई भी कास्ट, कलर और सेक्स, रिलीजन, इनके बेसिस पे कोई भी भेदभाव नहीं करेंगे। ठीक है, किसी पर्टिकुलर सोसाइटी का कोई पर्सन है तो उसके लिए कोई भी अलग से प्रिविलेज नहीं होगा। ऐसा नहीं कि जो एक इलीट सोसाइटी है, यानी जो भी हायर सोसाइटी है, वही पर्टिकुलर टाइप के पोस्ट को होल्ड कर रहा है। तो कोई भी इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। इम्प्रूवमेंट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, तो जो SC STs OBC और वुमेन है, उनके लिए स्पेशल प्रोविजन होके उनके लिए इम्प्रूवमेंट की जाएगी। ये फीचर भी ये है, आपके जस्टिस का ही पार्ट है। इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा लोगों के अंदर इकोनॉमिक फैक्टर्स के बेसिस पे, यानी कोई किसी का ज़्यादा पैसा है और किसी का कम पैसा है तो आप उस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। एलिमिनेशन ऑफ ह्यूज इक्वालिटीज इन वेल्थ, इनकम एंड प्रॉपर्टी, तो एक तरह से देखेंगे ये जो इकोनॉमिक जस्टिस है ये सोशलिस्ट का भी पार्ट था। ठीक है, सोशल इक्वालिटी या इकोनॉमिक इक्वालिटी जो था वो उसमें भी यही प्रिंसिपल्स थे। तो इसीलिए कह रहा था मैं कि ये जो है चीज़ें अपने आप में ओवरलैपिंग है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, सोशल जस्टिस एंड इकोनॉमिक जस्टिस कंबाइंड टुगेदर इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, तो सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस को कंबाइंड तौर पर डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस भी बोला जाता है। इकोनॉमिक जस्टिस में क्या होगा कि सबको पॉलिटिकल राइट होंगे, सबको वोट देने का राइट होगा, सबको इक्वल गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करने का राइट होगा। तो ये आपका पॉलिटिकल जस्टिस है। ठीक है, तो जस्टिस का मतलब यानी ये जो चीज़ें हैं सब सिटीजन को एश्योर करवाना ही हमारा काम है कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन के द्वारा। Liberty. Liberty means the absence of restraint on the activities of individual by arbitrary interference by the state and providing necessary opportunity for the development of individual personalities. तो liberty का मतलब क्या होता है कि आपके ऊपर किसी भी तरीके का कोई भी रिस्ट्रेन ना हो, कोई भी बाउंडेशन ना हो कि आप अपनी एक्टिविटी को ना कर पाएं। तो आप जो भी आपकी एक्टिविटीज़ है उसको फ्रीली कर पाएं और स्टेट का उसके अंदर कोई इंटरफेरेंस ना हो, उसको लिबर्टी बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये भी है कि आपको अपने डेवलपमेंट के लिए प्रॉपर अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। तो जब आप कोई चीज़ यानी के लिए मना करते हैं कि ये चीज़ नहीं होगी, यानी सरकार इंटरफेयर नहीं करेगा, तो इसको ये नेगेटिव सेंस में लिबर्टी है। नेगेटिव सेंस का मतलब ये नहीं होता कि ये गलत है। नेगेटिव सेंस का मतलब कि कोई चीज़ नहीं करना, उसको ओमिशन बोलते हैं। तो ओमिशन एक तरह से नेगेटिव पार्ट हो गया, और इसका पॉजिटिव पार्ट क्या है कि जो चीज़ गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी, तो सपोर्ट क्या करेगी? अपॉर्चुनिटी देगी आपको, ताकि आपका डेवलपमेंट हो सके। तो ये पॉजिटिव फॉर्म में भी लिबर्टी है और आपके नेगेटिव सेंस में भी नेगेटिव लिबर्टी है। दोनों ही सेंस के अंदर आपको लिबर्टी दी जाएगी। तो दोनों कंसेप्ट का मतलब ये कि एक तो आपकी जो फ्रीडम है, आपकी जो एक्टिविटीज़ है, उसके ऊपर कोई रिस्ट्रेन नहीं होगा, और दूसरा आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी स्टेट के द्वारा दी जाएगी ताकि आपका विकास हो सके, डेवलपमेंट हो सके। तो हमारे प्रियम्बल में जो लिबर्टी दी गई है वो किस किस तरीके की दी गई है? तो आपकी जो लिबर्टी है वो थॉट की है, एक्सप्रेशन की है, बिलीफ की है, फेथ की है और वर्शिप की है। तो आपने देखा होगा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन को पढ़ा होगा, तो उसके अंदर फंडामेंटल राइट्स दिए गए, जिससे आपको एक्सप्रेशन, थॉट्स, इन सब के बारे में जो है फंडामेंटल राइट्स के अंदर, और आगे जाएंगे तो उसके अंदर आपको बिलीफ, फेथ और वर्शिप की भी लिबर्टी दी गई है। तो इस तरीके से हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है, इसके थ्रू आपको प्रियम्बल के अंदर जो भी बातें बताएगी उसको आगे वहाँ पे प्रोविजन में डाला गया है, और इनको इन्फोर्स कर सकते हैं आप कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर। फंडामेंटल राइट्स को आपको पता है कि कोर्ट ऑफ लॉ में जो है इन्फोर्स किया जा सकता है। लेकिन ये जो लिबर्टी है, क्योंकि आपने ये जो फंडामेंटल राइट्स सुने हैं और पढ़े हैं, उसके अंदर ये भी आपने सुना होगा कि इसके ऊपर रिजनेबल रेस्ट्रिक्शन होता है, जैसे मोरालिटी, पीसफुलनेस, कोर्ट का कोई जो है अवमानना ना हो जाए, तो कंटेम्प्ट ना हो जाए, तो ये सारी चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना होता है। तो इसलिए ये सारी लिबर्टी मिली हुई है, नो डाउट, लेकिन ये एब्सोल्यूट नहीं है, यानी इनके ऊपर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन जरूर है। तो ये हम इसको डिटेल में आगे जब हम फंडामेंटल राइट्स करेंगे तो पढ़ेंगे भी उसको डिटेल में। ठीक है, तो ये लिबर्टी आपको समझ में आ गई। लिबर्टी के बाद जो है अगला हमें जो वैल्यू दिया गया है वो इक्वलिटी है, यानी सभी कानून के सामने जो है वो बराबर रहेंगे। ऐसा नहीं कि कोई अगर बहुत ही
इंपॉर्टेंट पोस्ट होल्ड करता है तो उसके लिए कानून अलग होगा, या कोई एक आम आदमी तो उसके लिए कानून सीवियर होगा, यानी बहुत कठिन होगा। तो इस तरीके से नहीं है, सबके लिए कानून जो है बराबर रहेगा। तो इक्वलिटी मीन्स इक्वल ट्रीटमेंट अंडर द लॉ इरिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेटस ऑफ द इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का कोई भी स्टेटस क्यों ना हो, वो कानून के सामने, लॉ के सामने जो लॉ है वो सबके लिए बराबर रहेगा। यही इक्वलिटी का पर्पस है। द प्रियम्बल सिक्योर्स टू ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया इक्वलिटी ऑफ स्टेटस, यानी सबको इक्वल स्टेटस मिलेगा, एंड अपॉर्चुनिटी, और अपॉर्चुनिटी भी सभी को बराबर मिलेगी। तो अपॉर्चुनिटी आपकी बहुत सी तरह की हो सकती है, अभी हम नीचे इसको डिस्कस भी कर लेते हैं। तो दिस प्रोविजन एम्ब्रेसेस थ्री प्रोविजंस ऑफ इक्वलिटी, तीन तरह की इक्वलिटी हो सकती है, सिविक, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक। तो कॉन्स्टिट्यूशन एम्स टू सिक्योर दिस ऑब्जेक्टिव बाय प्रोवाइडिंग प्रिस्क्राइबिंग द नॉन डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन। तो चाहे वो किसी भी तरह की इक्वालिटी हो, सिविक हो, पॉलिटिकल हो या इकोनॉमिक हो, उसके अंदर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकती है। तो फंडामेंटल राइट्स जैसे कि आर्टिकल 14, 15, 16 और 18, ये प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी के ऊपर बेस्ड है। और सिविक इक्वालिटी देख लेते हैं। सिविक इक्वालिटी क्या है? इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी लॉ के सामने जो है सब बराबर रहेंगे और सबको इक्वल प्रोटेक्शन लॉ की मिलेगी। यानी अगर लॉ किसी को प्रोटेक्शन दे रहा है तो सबको इक्वली वो प्रोटेक्शन मिलेगी, और सब कानून के हिसाब से ही उनके ऊपर कोई कार्रवाई हो सकती है। ये है जो आर्टिकल 15 है, प्रोहिबिशन ऑन डिस्क्रिमिनेशन ऑफ ग्राउंड ऑफ रिलीजन, सेक्स, कास्ट एक्सेट्रा, बर्थ ऑफ प्लेस। तो किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन इन ग्राउंड्स के ऊपर नहीं रहेगा, इस तरह के किसी भी वजह से। 16 है, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, ये भी आपकी सिविक इक्वालिटी है। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, तो किसी तरह से कोई भी टचेबिलिटी को जो है प्रैक्टिस नहीं करेगा, वो अबॉलिश हो गया। इसके ऊपर भी अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, किसी के को भी टाइटल्स रखने के लिए नहीं है, सिर्फ डॉक्टर और ये जो कुछ एकेडमिक है, और जैसे आपका आर्मी में होता है, तो ये सारे जो हैं, आर्मी यानी आपका फोर्स में होता है, ये दो टाइटल्स अलाउड है, बाकी उसके अलावा किसी भी तरीके का कोई टाइटल जो है वो अलाउड नहीं है। तो इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे अपने फंडामेंटल राइट के चैप्टर में। फॉर पॉलिटिकल इक्वालिटी, तो पॉलिटिकल इक्वालिटी का मतलब कि कोई भी जो पर्सन है, ठीक है, वो इलेक्टोरल रोल में उसका नाम आएगा ही आएगा, और उसको उसके रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स की वजह से जो है उसको एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता। तो ये आर्टिकल 325 में दिया हुआ है कि नो पर्सन टू बी डिक्लेयर्ड इनएलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन इलेक्टोरल ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एक्सेट्रा। तो इनके बेसिस पे जो है उसका नाम नहीं हटाया जा सकता कि किसी और रिलीजन का, किसी और रेस का, किसी और कास्ट का है। इसके बेसिस पे उसका नाम, जो वोटिंग करने के लिए इलेक्टोरल रोल बनता है, इलेक्टोरल रोल क्या होता है, वो पूरा उसके अंदर नाम दिया होता है कि ये लोग वोट कर सकते हैं, इनका ये एड्रेस है, और ये सब जो आप सबने देखा होगा। तो उसके बेसिस पे उसके डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया सकता, उसका रिलीजन, रेस, कास्ट एक्सेट्रा, इन सब तरह की चीज़ों के बेसिस पे। दूसरा, जो 18 साल से ऊपर होंगे, हमने बहुत बार इस आर्टिकल को डिस्कस भी किया है, आर्टिकल जो है 325 की, उसके अंदर यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज जो है उसके बारे में बता रखा है, यानी 18 साल का जो भी होगा वो वोट डाल सकता है। ये भी एक पॉलिटिकल इक्वालिटी है, और इसके बेसिस पे किसी का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। इकोनॉमिक इक्वालिटी में आपकी जो चीज़ें आ जाती है, जैसे मैन और वुमेन को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी लाइवलीहुड की, दोनों को इक्वल पे मिलेगी, ये आपके आर्टिकल 339A और 39D में दिया हुआ है। तो इस तरह की इक्वालिटी जो है वो इकोनॉमिक इक्वालिटी है। तो हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जो जो यहाँ पे हमें वैल्यूज़ के बारे में प्रीएम्बल के अंदर डाला गया है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी उसके प्रोविज़न दिए हुए हैं, और ये सारे ही आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये भी आर्टिकल 39 बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पहले से पढ़ रहे हैं तो इसको आप पढ़ सकते हैं और एग्ज़ाम के लिए तैयारी भी कर सकते हैं। उसके बाद जो लास्ट हमारा वैल्यू है वो है फ्रेटर्निटी का। तो फ्रेटर्निटी क्या है? ब्रदरहुड। तो फ्रेटर्निटी का मतलब कि ए सेंस ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग ऑल द इंडियंस, हम सारे भारतवासियों के बीच में जो है एक कॉमन भाईचारा रहे, एक भाईचारा बना रहे, ये फ्रेटर्निटी का मतलब है। तो प्रियम्बल हमारा क्या कहता है कि दो तरह की फ्रेटर्निटी होनी चाहिए, और एश्योर क्या करे, वो डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, ऐसी फ्रेटर्निटी हो जिससे क्या एश्योर हो, हर इंडिविजुअल की एक डिग्निटी जो है वो मेंटेन रहे, और हमारे देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी, यानी जो अखंडता है वो भी बनी रहे, ये हमारा ये प्रोविजन बोलता है। तो ये इंटीग्रिटी वर्ड हमने डिस्कस कर लिया था कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से इंसर्ट किया गया था, ठीक है। और ये जो ब्रदरहुड है या फीलिंग ऑफ फ्रेटर्निटी है, कैसे हमारे
प्रोविजंस के अंदर रिफ्लेक्ट होता है। तो अगर आप प्रोविजन देखेंगे तो सिंगल सिटीजनशिप के बारे में बात की गई है, ठीक है। तो सिंगल सिटीजनशिप कोई स्टेट में, किसी भी स्टेट में रहे, गुजरात में रहे, बिहार में रहे, बंगाल में रहे या कहीं पे भी रहे, तो उसका पूरे देश का एक ही सिंगल सिटीजनशिप उसकी होती है। दूसरा फंडामेंटल ड्यूटीज है। अगर फंडामेंटल ड्यूटीज का 51 AE पढ़ेंगे तो उसके अंदर क्लियरली ये लिखा हुआ है कि हमारे जितने भी भाई बहन है या सिटीजन है उनके बीच में एक कॉमन ब्रदरहुड रहेगा। तो यही सारा, यही प्रिंसिपल जो है एग्जैक्टली वहां पे दिया हुआ है। डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल का मतलब क्या है? तो डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल सिग्निफाइज दैट नॉट ओनली इंश्योर मटेरियल बेटरमेंट, यानी इंडिविजुअल का ना ओनली उसका मटेरियल, यानी उसके अंदर जो भी मटेरियल का मतलब यानी पैसा, गाड़ी, घर, इन सब से ये तो बेटरमेंट उसका होना ही चाहिए। उसके साथ साथ डेमोक्रेटिक सेटअप में भी जो है इस तरीके से होना चाहिए कि पर्सनैलिटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल इज सेक्रेट। यानी कहने का मतलब ये है कि हर इंसान की जो पर्सनैलिटी है, वो खुद जो एक व्यक्तित्व है, ठीक है, उसकी अपनी एक डिग्निटी है, सेक्रेट है, वो पवित्र है और उसके ऊपर कोई भी जो है आक्रमण या अटैक नहीं होना चाहिए। ये डिग्निटी का मूल मंत्र है या मूल उसका मतलब है। हाईलाइटेड थ्रू सम ऑफ द प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से हमें एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं, तो अगर जब तक हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं रहेगी, थॉट्स नहीं रहेगा, तो आप कैसे समझ सकते हैं कि हमारा डिग्निटी जो है वो मेंटेन रहेगा। तो इसलिए ये डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, लेकिन उससे आप ये इम्प्लाई कर सकते हैं या उससे ये निकलता है कि ये सारे जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं वो डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए ही दिए गए हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर ये वर्ड जो डिग्निटी का ये ऑलरेडी दिया हुआ है। तो ये 39F के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बोला गया कि जो भी बच्चे हैं या जो भी इस तरीके से यंग है, उन यूथ हैं, उनको भी एक तरीके से डिग्निफाइड चीज़ें मिलनी चाहिए, डिग्निफाइड उनका लिविंग होना चाहिए। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर जहाँ पे हमने अभी ऊपर भी बात की थी, तो ब्रदरहुड दिया हुआ है, उसी के अंदर ही जहाँ पे ब्रदरहुड के बारे में डिस्कस किया गया वहाँ पे बताया गया कि वुमेन्स की डिग्निटी को इंश्योर करने के लिए काम करना है या कोई ऐसा काम नहीं करना है जिससे वुमेन्स की डिग्निटी जो है उसके ऊपर कोई अटैक हो, उसके ऊपर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो। तो ये भी उसमें भी दिया हुआ है। तो ये तो डायरेक्ट 39F और 51A के ई में तो ये तो डायरेक्ट वहाँ पे वर्ड डिग्निटी यूज़ किया गया है। लेकिन फंडामेंटल राइट्स के अंदर जो है ये इम्प्लाई होता है, वहाँ से उसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वो डिग्निटी के लिए ही, इंश्योर करने के लिए ही उन राइट्स को दिया गया है। तो जैसे कि मैंने अभी पहले भी बताया आपको कि आप ये नहीं कह सकते कि सारे राइट अपने आप में अलग अलग है। एक टाइम पे सुप्रीम कोर्ट के बाद ये बात डिस्कशन के लिए आई, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था सबसे पहले कि ये अलग अलग है राइट्स, जितने भी राइट्स दिए गए हैं। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि नहीं, जो ये कहीं ना कहीं अपने आप में ओवरलैपिंग है। जैसे कि राइट टू लाइफ है, राइट टू लाइफ के अंदर राइट टू एक्सप्रेशन, राइट टू मूवमेंट, ये सारे क्या अपने आप में निहित हैं। क्योंकि किसी का राइट टू लाइफ कैसे आप बोल सकते हो कि वो इम्प्लीमेंट हो रहा है जब तक उसको कोई फ्रीडम नहीं होगी अपने बात को कहने के लिए, अपने आप को फ्रीली घूमने के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो अपने आप में रिलेटेड है और कहीं ना कहीं ओवरलैपिंग है। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन एम्ब्रेसेस बोथ साइकोलॉजिकल एंड टेरिटोरियल डायमेंशन ऑफ द नेशनल इंटीग्रेशन। तो साइकोलॉजिकली हम यूनाइट हैं और टेरिटोरियल यानी हमारा जो देश है एज ए लैंड जो है पूरा वो भी यूनाइट है। ये दोनों ही बातें इसके अंदर यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ नेशन के अंदर इंक्लूड होती हैं। तो साइकोलॉजिकल कैसे? जैसे आर्टिकल 1 है उसके अंदर क्या है, साइकोलॉजिकल तो क्योंकि हमारा एक सिंगल सिटीजनशिप है तो उसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि हम क्या है, यूनिटी है हम सब लोगों की। और टेरिटोरियल फॉर्म में कैसे? टेरिटोरियल फॉर्म में तो अगर आर्टिकल 1 देखेंगे तो उसके अंदर बोला है कि जो हमारा इंडिया होगा वो यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा। यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब होगा कि कोई भी स्टेट जो है बाहर नहीं निकल सकता है, उसके पास राइट नहीं है अपने आप को अलग करने के लिए। तो यही बोला गया, आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स और मेक इट क्लियर दैट स्टेट्स हैव नो राइट टू secede फ्रॉम द यूनियन, यानी यूनियन से वो निकल नहीं सकता, इम्प्लाइंग द इनडिस्ट्रक्टिबल नेचर ऑफ द इंडियन यूनियन। यानी इंडियन यूनियन के अंदर कोई स्टेट अपने आप अपनी मर्जी से निकल नहीं सकता, इसलिए इसका इनडिस्ट्रक्टिबल यानी ये डिस्ट्रक्ट नहीं होने वाला इसका नेचर है। इट एम्स एट ओवरकमिंग हिंड्रेंसेस टू, तो इसका एम क्या है? ताकि नेशनल इंटीग्रेशन रहे अगेंस्ट कॉम्युनिज्म, रिजलिज्म, कास्टिज्म, लिंग्विज्म और सेक्शनिज्म और सो ऑन। तो यानी ये जो कम्युनिज्म और ये सब चीज़ भावनाओं से ऊपर उठ के हमारा देश का यूनाइट रहे, इस वजह से ये इस तरीके का प्रोविजन रखा गया है।
ठीक है, तो ये हमारा प्रियम्बल था और उसके मेन मेन या मोटे मोटे जो है पॉइंट्स थे उसके बारे में था। ठीक है, नेक्स्ट सेशन से हम क्या बात करेंगे, हम बात करेंगे आर्टिकल्स की, आर्टिकल 1 से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे उसके अंदर क्या क्या बातें बताई गई है। ठीक है, तो ये हम आज यहाँ पे सेशन को ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।